हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस पॉलिटी की सीरीज़ में। स्टूडेंट्स, इसी पॉलिटी की सीरीज़ में हमने हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बात की कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किस तरीके से यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आई है। इसके जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविज़न हैं उन सब के बारे में हमने बात की। हमने देखा कि क्या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है, जो मेन यहाँ पे एक थीम के रूप में वर्क किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, मेन एक आइडिया के रूप में वर्क किया। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस के जो यहाँ पे पॉइंट्स थे उनको फिलफिल करने की कोशिश की गई, उनको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फ्रेम करने की कोशिश की गई। हमने देखा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेजर कमेटीज़ हैं उसके बारे में डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर्स में, जिसमें हमने जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो 7 मेंबर्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया। और हमने डिस्कस किया कि जो मेजर इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं और उन कमेटीज़ को किसके द्वारा हेड किया गया। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसी सीरीज़ के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो हमारी हुआ करती थी उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा अदर देन मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के अलावा ऐसे कौन कौन से काम हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा किए गए थे। तो उसके अंदर हमने देखा था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है उसके द्वारा आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारा जो फ्लैग है वो अडोप्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा डिसाइड किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा जो हमारा नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, वो भी डिसाइड किया गया है। हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं उनको भी यहाँ पे फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बनाया गया वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा ही डिसाइड किया गया था। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा डिसाइड किया गया था कि कॉमनवेल्थ की हम मेंबरशिप यहाँ पे रेटिफाई करती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म हमको देखने के लिए मिलते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कुछ पॉइंट्स के ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है काफ़ी जो डिफरेंट डिफरेंट जो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं उनके द्वारा। अगर हम बात करें कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कहा जाता है कि वह कम्प्लीटली एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स हुआ करते थे वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, यहाँ लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, क्योंकि उस समय में जो लोगों के द्वारा जो इलेक्शन का जो प्रोसीजर है उसके अंदर काफ़ी कम लोग हैं जो वहाँ पे वोटिंग का राइट हुआ करता था। ये कम्प्लीटली लोगों के द्वारा इनको नहीं चुना गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स को। तो इसकी वजह से हम मान सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बेसिकली कम्प्लीटली एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। बट आप देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, लोगों के द्वारा डायरेक्टली इनको नहीं चुना गया कि ये हमारे मेंबर होंगे और ये हमारा जो संविधान है, जो हमारा कानून है, किस तरीके से देश आगे वर्क करेगा उसको बनाएंगे। बट स्टूडेंट्स आप देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंप्लीटली इंक्लूसिव बॉडी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा हर एक सेक्शन से, हर एक कम्युनिटी से, इवन वुमेन्स को भी आपको रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलता है। आप गूगल ज़रूर करना कि कौन कौन वुमेन हैं जो इसकी मेंबर हुआ करती थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। आप देखिए कि ट्राइबल कम्युनिटी, हर एक जो रिलीजन बेस यहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं, उन सभी रिलीजन के जो लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन आपको देखने के लिए मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर। हाँ, लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, ये हम मान सकते हैं। बट ऐसा अगर कहा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंप्लीटली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी तो ये कहना एक गलत होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर आपको हर एक कम्युनिटी, हर एक सोसाइटी, हर एक सेक्शन और हर एक रीजन से जो लोग हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की जिसके ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, तो इसको कहा जाता है कि ये एक सोवरेन बॉडी नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को जो यहाँ पे क्रिएट किया गया, जो फ्रेम किया गया, वो बेसिकली ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा डिसाइड किया गया। उनके द्वारा अलग अलग कमीशन सेंड किए गए और उन कमीशंस के थ्रू यहाँ पे डिसाइड किया गया कि यहाँ पे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आएगी। आप देखिए कि 1940 के समय में जो अगस्त ऑफर है वो सेंड किया गया, उसके थ्रू यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बेसिकली नहीं फ्रेम हो पाई, क्योंकि उस समय में जो ब्रिटिश की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इंडियन पीपल्स की सपोर्ट की ज़रूरत थी। इंडियन पीपल्स के सपोर्ट की इस वजह से ज़रूरत थी क्योंकि वर्ल्ड वॉर के समय में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में ब्रिटिश अथॉरिटीज़ की जो अलायंस हुआ करता था उनको उस समय में जो रिवर्स सिचुएशन है वो फेस करनी पड़ रही थी। उनकी सिचुएशन सही नहीं थी वर्ल्ड वॉर 2 के समय में। तो उनको इंडियन पीपल्स के सपोर्ट की वजह से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो कमीशन है वो सेंड करने पड़े। अगस्त ऑफर के बाद में यहाँ पे जो बेसिकली क्रिप्स मिशन सेंड किया जाता है, बट क्रिप्स मिशन के द्वारा भी यहाँ पे जो कमेटी है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, वो एग्जिस्टेंस में नहीं आती है।
फिर उसके बाद में कैबिनेट मिशन इंडिया में सेंड किया जाता है और कैबिनेट मिशन के द्वारा समहाउ यहाँ पे जो मुस्लिम लीग और इंडियन कांग्रेस हुआ करती थी उनके लोगों को सेटिस्फाइड करने की कोशिश की गई कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आप इस तरीके से यहाँ पे फ्रेम कीजिए और अपना अपना संविधान है उसको यहाँ पे बनाइए। तो स्टूडेंट्स हम मान सकते हैं कि सॉवरिन बॉडी नहीं है, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा जो भी कानून बनाए गए, जो भी लॉ यहाँ पे क्रिएट किए गए, हर एक लॉ के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कि कोई भी हमारे अबाउ कोई अथॉरिटी नहीं था, किसी भी अथॉरिटी का इंटरफेरेंस हमारे कानूनों के अंदर नहीं देखने के लिए मिलता है। जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आता है, जो पुराने जो कानून हुआ करते थे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इन सबको रिपील कर दिया गया और हमारा जो कंप्लीट जो कंट्री है वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है, जो यहाँ पे संविधान प्रोवाइड किया गया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क करता है। और स्टूडेंट्स, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा कॉमनवेल्थ की जो मेंबरशिप है उसको रेटिफाई किया गया था, उस समय में भी ये बात निकल के आई थी, क्या कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप लेने से इंडिया की जो सॉवरेनिटी है उसके ऊपर इफेक्ट होगा। तो उस समय में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं उनके द्वारा बताया गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर किसी भी बाहर की जो पावर है, चाहे वो ब्रिटिश अथॉरिटी हो या कोई दूसरी गवर्नमेंट हो, उसका इंटरफेरेंस नहीं देखने के लिए मिलेगा। हम हमारे जो पीपल्स की जो विल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कानून बनाएंगे, उनकी जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग को उनको फिलफिल करने के लिए जो संविधान है वो बनाया जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जिसको बताया जाता है कि टाइम कंज्यूमिंग एक पॉइंट है कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा 2 साल 11 महीने और 18 दिन का जो समय लगा। बट स्टूडेंट्स, आप इस प्रोविज़न को देखिए कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स कल्चर है, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स कम्युनिटीज़ हैं। उस समय में हमारे यहाँ पे जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो हमारे यहाँ पे लिटरेसी रेट 12% के आसपास हुआ करता था। तो आप देखिए कि उस समय सभी लोगों को यहाँ पे शामिल करना है, संविधान उनको बताना है, सभी लोगों के लिए जो सेपरेट स्पेशल प्रोविज़न होने चाहिए, सभी स्टेट्स को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना है और फ्री एंड फेयर वे में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आए और कॉन्स्टिट्यूशन को मेजरली यहाँ पे मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो इसकी वजह से टाइम लेते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं उन्होंने इंडिया की जो डिमांड है या डाइवर्सिटी की जो डिमांड है उसको फिलफिल करने के लिए सभी जो कंट्रीज़ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रीड किया और इंडिया की डिमांड के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करते हुए, उसको चेंज करते हुए यहाँ पे जो हमारा संविधान के अंदर उन कॉन्सेप्ट्स को अडॉप्ट किया है। ऐसा भी बताया जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बेसिकली एक कॉपी पेस्ट का काम किया। काफ़ी सारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनको यहाँ पे रीड करते हुए जो जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है वो ऐड करने की कोशिश की गई। बट उसका यहाँ पे ड्रॉबैक ये है स्टूडेंट्स कि सभी जो अच्छे अच्छे संविधान हैं, जो अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हमने अडॉप्ट किया है, सभी कंट्रीज़ से अडॉप्ट किया है, बट इंडिया की डिमांड के अकॉर्डिंग उनको मॉडिफाई किया है। इंडिया में डाइवर्सिटी को देखते हुए जिस तरीके की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मॉडिफाई किया गया है। आप देखें कि गवर्नर की ऑफिस हो या कोई दूसरी ऑफिस है, वो हमने किसी ना किसी कंट्री के दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे अडॉप्ट किया है, उनसे अडॉप्ट करने की कोशिश की थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। स्टूडेंट्स, इसके अलावा कहा जाता है कि कांग्रेस डोमिनेटेड है, तो उस समय में जो कांग्रेस है उसी को इंडिया समझा जाता था। आप देखिए कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1930 के समय में, 31 के समय में, और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कांग्रेस है वो नहीं जाती है। उसकी वजह से आप देखें कि इरविन गांधी का पैक्ट है वो साइन किया जाता है, तो कांग्रेस को इनवाइट किया जाता है, गांधी को इनवाइट किया जाता है। तो कांग्रेस के बिना आप सोच नहीं सकते, मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं वो आपको कांग्रेस बैकग्राउंड की देखने के लिए मिलेंगे। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो फ्रेमर्स हैं उन्होंने बेसिकली यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है उसे अडॉप्ट किया था कि सभी जो सोसाइटी के जो लोग हैं उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर। तो इस चीज़ का एक विशेष ध्यान रखा गया था उस समय में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि मैक्सिमम जो लोग थे वो लॉयर एंड पॉलिटिशियन बैकग्राउंड के जो लोग हैं। बट आप देखिए कि स्टूडेंट्स उस समय में सभी लोग बाहर से जो बैरिस्टर है, जो कानून की जो पढ़ाई है वो करने के लिए जाया करते थे। उसकी वजह से उनको जानकारी थी काफ़ी सारी जो कानून को बनाने से रिलेटेड कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से होना चाहिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, इवन आप देखिए कि महात्मा गांधी जब अफ्रीका के लिए जाते हैं तो बेसिकली वो एक जो लॉयर हैं दादा अब्दुल्ला, उन्हीं की हेल्प करने के लिए वो अफ्रीका गए थे और अफ्रीका में जाके उन्होंने उस कानून के जानकार होने की वजह से, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से जानकारी होने की वजह से वो यहाँ पे लोगों को जागरूक करते हैं और सेम आके वो कॉन्सेप्ट वो इंडिया के अंदर भी अडॉप्ट करते हैं।
स्टूडेंट्स इसके अलावा कहा जाता है, इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि मेजरली वहाँ पे हिंदू जो कम्युनिटी है, हिंदू जो रिलीजन है, उसका डोमिनेशन देखने के लिए मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर। बट स्टूडेंट्स आप देखिए कि हर एक सेक्शन, हर एक रिलीजन, हर एक ट्राइबल कम्युनिटी से जो लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर। तो ये कहना गलत होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कम्प्लीटली हिंदू डोमिनेटेड है। हाँ, हिंदू डोमिनेटेड आपको इस वजह से भी दिख सकती है कि उस समय में जो संख्या है, जो पॉपुलेशन है वो हिंदूज़ की ज़्यादा है, तो उनके जो नंबर्स हैं वो आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। वहाँ के काफ़ी सारे जो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं उनके द्वारा इसको प्योरली एक हिंदू बॉडी, इसके अलावा प्योरली एक मेजर कम्युनिटीज़ के द्वारा डोमिनेटेड बॉडी इसको डिक्लेयर किया गया था उस समय में, जो पॉलिटिकल कमेंटेटर हुआ करते थे। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली कुछ क्रिटिसाइज़ किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, सोवरिन बॉडी नहीं थी, टाइम कंज्यूमिंग थी। इसके अलावा कांग्रेस का डोमिनेशन है, लोअर एंड पॉलिटिशियंस का डोमिनेशन बताया जाता है, और हिंदूज़ की बॉडी है, कम्प्लीटली एक ही कम्युनिटी का जो डोमिनेशन है वो देखने के लिए मिलता है। बट आप देखें कि स्टूडेंट टाइम कंज्यूम किया, इसी वजह से हमारा सबसे जो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे एग्जिस्ट आया, क्योंकि इंडिया की जो डाइवर्सिटी की जो डिमांड है थ्रू आउट द कंट्री, जो डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी है उसको फुलफ़िल करने के लिए सभी लोगों को एक यहाँ पे संविधान अच्छा प्रोवाइड करने के लिए सभी लोगों के लिए स्पेशल प्रोविज़न होनी चाहिए, कोई ना कोई उनकी जो राइट्स हैं वो होनी चाहिए। तो उन सबको फुलफ़िल करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी अच्छे से फ्रेम किया गया है। इसके अलावा आप एक सक्सेस स्टोरी देखिए कि हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कभी चेंज नहीं किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक लिविंग डॉक्यूमेंट माना जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। समय के साथ जो जो डिमांड होती है उसको फुलफ़िल किया जाता है। यहाँ पे अमेंड किए जाते हैं, कुछ मेजर अमेंडमेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1956 का, जिसके थ्रू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है। यहाँ पे स्टेट्स को किस तरीके से रीऑर्गेनाइज किया गया, उसके बाद में आपको 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट देखने के लिए मिलता है। तो इसको लिविंग डॉक्यूमेंट माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। और आप हमारे नाइबर कंट्रीज़ के लिए देखिए, चाहे नेपाल के बारे में देखिए कि वहाँ पे कितनी बार है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना दिया गया है। बट इंडिया के अंदर एक ही कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक वर्क कर रहा है और काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर हर एक सेक्शन को स्पेशल पावर्स दी गई हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कुछ क्रिटिसिज्म थे जिनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे शेड्यूल 1 को डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 के बारे में। तो बने रहिए आप हमारे साथ। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।